Hello students, myself Dr. Seema Agrawal, Associate Professor in Chemistry, Government College, Kota. Student, पिछले साल की तरह इस साल भी क्योंकि कोविड का टाइम है इसलिए आपकी क्लासेस इस बार भी ऑनलाइन होंगी। YouTube के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स करवाने की कोशिश की जाएगी। इसी क्रम में आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट शुरू करने जा रहे हैं अजलीय विलायक, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड के एक यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट और अजलीय विलायक किसको कहते हैं। ये आपको पता है, आपने ठीक है पिछले साल आप लोगों के प्रैक्टिकल्स बहुत कम हो पाए थे कोविड के कारण, लेकिन 9th क्लास से आप लोग केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स करते आ रहे हैं लैब में, और स्कूल लेवल पे भी किया है और लास्ट भी आपने थोड़ी सी कॉलेज में भी प्रैक्टिकल्स किए थे। तो आपको ये पता है कि जब हम केमिस्ट्री में लैब में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाते हैं, चाहे वो टाइट्रेशन के लिए बनाए, चाहे वो फिजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए बनाए। अपन कहते हैं n/10 n/20, फिर इसके 0.1 ml ली, फिर इसकी ली और इन दोनों को मिलाए जो रिएक्शन हुआ। ठीक है, इवन हम जब रेडिकल्स करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, इनमें कोई ना कोई सॉल्वेंट डालते हैं रेडिकल में, और वो हम देखते हैं प्रेसिपिटेट हुआ कि नहीं, उसके बाद हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो किस में होते हैं, सॉल्यूशंस में होते हैं। और सॉल्वेंट क्या है, एक सॉल्यूशन का कंपोनेंट होता है जो कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसी भी सॉल्यूशन में अपन क्या कहते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। तो जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। जनरली वो सब्सटेंस होता है जिसमें कि कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, और जर्नली ये लिक्विड होता है। जर्नली वैसे अपन सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन भी अपन पढ़ते हैं, लेकिन जर्नली अपन यहाँ पे क्योंकि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, नॉन एक्वस की बात करें, अपन इनमें क्या मान रहे हैं कि जनरली ये लिक्विड होते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इस सॉल्वेंट का काम क्या होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो उसके मेनली दो फंक्शन होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये क्या करता है, फर्स्ट तो सबसे पहले क्या करता है कि जो सब्सटेंस यानी सॉल्यूट जो होते हैं उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और उनको आपस में बहुत पास लाता है, जिससे कि इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। यानी increase the rate of reaction by bringing together substance in a very finely divided state that would otherwise mix poorly and react slowly। ठीक है, दूसरा क्या है कि सिर्फ इसमें रिएक्टेंट आपस में मिलकर रिएक्शन करवाने एक सफिशिएंट नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उसका जो प्रोडक्ट होता है उनका भी जल्दी से सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करना भी एक स्टेप होती है, वो वही पूरा रिएक्शन कहलाता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका भी बहुत जल्दी से सेपरेशन भी करते हैं और प्यूरिफिकेशन का काम भी सॉल्वेंट करता है। जनरली जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें वाटर को एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन कब, जबकि पोलर कंपाउंड हो। तो पोलर कंपाउंड के लिए वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, इसका डाइपोल डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होता है, ये पोलर इन नेचर होता है, इसका एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है, बहुत जल्दी ये आसानी से मिल जाता है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है ना। अब अपन ये आगे पढ़ेंगे, अभी इसी चैप्टर में अपन देखेंगे कि डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होने से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने से क्या होता है। अभी तो अपन ये वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों माना जाता है फॉर पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, पोलर के लिए तो हमने क्या ले लिया, वाटर। जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं जनरली वो
नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, इस तरीके से जो होते हैं। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि जो सॉल्वेंट है उसका क्या काम होता है, किस तरीके से अपन कौन सा सॉल्वेंट किस रिएक्शन में बेटर रहेगा या बेस्ट रहेगा, वो अपन कैसे क्यों निकालते हैं। ये जो बेस्ट सॉल्वेंट का सिलेक्शन भी जो है वो केमिकल रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। यानी जितना इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एक सुटेबल सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना, क्योंकि जो रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स में डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं, और इवन रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन देते हैं, है ना। अपन ये देख रहे हैं कि सॉल्वेंट का सिलेक्शन कैसे पार्ट प्ले करता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट से अपन क्या क्या कर सकते हैं, यदि हम वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। लेकिन यदि हम पानी की जगह लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं तो इस रिएक्शन का डायरेक्शन जो है जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, यानी अब सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, KCl एंड AgNA3 बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अपन ने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ कुछ नहीं किया है, वही रिएक्टेंट है वही सब कुछ है, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट चेंज किया है। एक सॉल्वेंट में जब पानी यूज करें तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, जब अपन अमोनिया एज ए सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, लिक्विड अमोनिया सॉरी, तो रिएक्शन उसके रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड अमोनिया में ये रिएक्शन जो है रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, लिक्विड अमोनिया में हमें बेरियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, यानी एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर क्लोराइड का मिल रहा है लेकिन लिक्विड अमोनिया में हमें बेरियम क्लोराइड का मिल रहा है। तो देखिए अपन ने क्या रखा है, अपन ने सब चीजें सेम रखी हैं, बस अपन ने सॉल्वेंट चेंज किया है। ठीक है, इसी तरह अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन लिक्विड अमोनिया में लिथियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। ठीक है, तो किसी भी सॉल्वेंट को चूज करते समय हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल फैक्टर्स को भी देखना होता है, कंसीडर करना होता है। इन सभी ये जो ऊपर अपने रिएक्शन लिखे ना, इनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी से अपन निकाल सकते हैं, बेरियम क्लोराइड और लिथियम क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों की दोनों कैसे हैं, लिक्विड अमोनिया में इनसॉल्युबल होते हैं और इसलिए ये रिएक्शन लिक्विड अमोनिया में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, वाटर में क्या है, ये सॉल्युबल होते हैं। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे हमने देखा कि जहां हम पानी को या वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट मान रहे थे, अब उसकी जगह हमने लिक्विड अमोनिया भी यूज करा है। तो लिक्विड अमोनिया की तरह हम और सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, वो सब क्या सॉल्वेंट कहलाते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है,
तो इसकी अपन डेफिनेशन दी, अपन इसको डिफाइन करना चाहें तो अपन कैसे बोलेंगे, दोज इनऑर्गेनिक लिक्विड्स except water which have tendency to dissolve substance in themselves are called non-aqueous solvents. पानी के अलावा ऐसे इनऑर्गेनिक लिक्विड्स या अकार्बनिक लिक्विड्स जो कि अपने अंदर सब्सटेंस को घोलने की क्षमता रखते हैं, वो आपके नॉन एक्वस या अजलीय विलायक कहलाते हैं। कोई भी जो सॉल्वेंट है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला तो क्या है, इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है वो इस तरीके से होना चाहिए कि लिक्विड फेज में नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर जो उनका रिएक्शन है वो सफलतापूर्वक कैरी कर सके। ठीक है, अपन इनको वन बाय वन आगे भी पढ़ेंगे, अभी तो अपन सिर्फ इनका कि इनमें की ये प्रॉपर्टी किस तरीके से रिएक्शंस को इफेक्ट करती है। ठीक है, दूसरा है इसका जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है वो सॉल्यूशन बनाने के लिए एप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट हाई होने चाहिए जिससे कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ये डिसॉल्व कर सके। ठीक है, अब ये तो अपन ने देख लिया कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट किसे कहते हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन इनका पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे तरीके से किया गया है। तो इसमें अपन मेनली दो प्रॉपर्टीज लेंगे जिनके ऊपर इनका अपन क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला तो है इनका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एसिडिक और बेसिक नेचर, है ना। तो एसिडिक और बेसिक नेचर अपन ये देखते हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है जो कि प्रोटॉन दे सकता है और बेस क्या होता है जो कि प्रोटॉन ले सकता है। ठीक है, तो और मतलब इनकी प्रोटॉन देने की या एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग सॉल्वेंट तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोटोनिक सॉल्वेंट। प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, इसमें हमेशा ही हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटॉन हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसको भी अपन फिर फर्दर और क्लासिफाई कर सकते हैं तीन तरीके से। पहला होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट और एसिडिक सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जिनकी प्रोटॉन देने की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है वो कहलाते हैं आपके प्रोटोजेनिक और एसिडिक सॉल्वेंट, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक। तो जितनी ज्यादा देने की टेंडेंसी होगी उतना ही ज्यादा इनमें क्या होगा, एसिडिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको अपन एसिडिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ये जैसे इनके एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट है आपके प्रोटोफ्लिक और बेसिक सॉल्वेंट, जिनके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, लेने की टेंडेंसी होती है, ग्रहण करने की टेंडेंसी होती है, वो अपन कहते हैं प्रोटोफ्लिक, है ना। जैसा अपन न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन की देने की जो टेंडेंसी होगी, सॉरी एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होगी वो होंगे प्रोटोफ्लिक, और वो क्या कहलाते हैं आपके ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग बेस यानी बेसिक सॉल्वेंट होंगे, जैसे अमोनिया, पिरिडीन और हाइड्रोजन एसेट्रा। इथिलीन डाइमीन भी आप इसमें ले सकते हो। ठीक है, फिर होते हैं एम्फोटेरिक सॉल्वेंट।
जो प्रोटॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, ठीक है। वो कहलाते हैं आपके एम्फीटोरिक, यानी कि ये एसिड और बेस दोनों तरीके से बिहेव कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वाटर, ठीक है। और मिथाइल अल्कोहल यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट की जो अल्कोहल होते हैं वो भी क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। फिर है ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट। अब ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, इसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो करते हैं ना तो प्रोटॉन को देते हैं और ना ही प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। These can neither lose or nor accept the proton, ठीक है। इनको प्रोटॉन से लेना देना नहीं है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद हो या नहीं, है ना। इनका खुद का ही सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है और जिसके कारण ये कैटायन और एनायन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड, ब्रोमो ट्राइफ्लोराइड एटसेट्रा, ठीक है। अब ए प्रोटोनिक भी आपके तीन तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इनका नॉन पोलर, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, यानी अध्रुवीय विलायक। ये जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस में काम आते हैं। पोलर या ध्रुवीय विलायक, ये ध्रुवीय होते हैं नेचर में या पोलर होते हैं, लेकिन इनकी आयोनाइज होने की टेंडेंसी नहीं होती है। जैसे एसिटोनाइट्राइल पोलर है लेकिन ये आयोनाइज नहीं होती। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO पोलर इन नेचर बट इनकी टेंडेंसी आयोनाइज होने की नहीं होती है। दूसरे होते हैं हाईली पोलर, ये जो है पोलर भी होते हैं और इनमें ऑटो आयोनाइज होने की टेंडेंसी भी पाई जाती है। और क्योंकि बहुत पोलर होते हैं और ऑटो आयोनाइज भी होते हैं, इसलिए सबकी सब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि ब्रोमोन ट्राइफ्लोराइड। दूसरा क्लासिफिकेशन है, पहले तो अपन ने क्या कर लिया, एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक से ऊपर ले लिया, यानी प्रोटॉन को ग्रहण और करने की टेंडेंसी है या नहीं। दूसरी है आपकी आयनिक प्रॉपर्टीज पे जो बेस है, यानी ये होता है लाइक डिसॉल्व लाइक, समान को समान घोलता है, इस पे इस कंसेप्ट पे ये डिपेंड होता है। इसके हिसाब से सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, आयनाइजिंग सॉल्वेंट या आयननकारी सॉल्वेंट, ये जो है पोलर होते हैं, ठीक है। इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मूवमेंट दोनों बहुत ज्यादा होता है। और क्योंकि ये प्योर स्टेट में आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ये ऑटो आयनाइजेशन की टेंडेंसी रखते हैं। जितने भी पोलर कंपाउंड्स हैं वो इसमें घुल जाते हैं, ठीक है। अपन क्या करें, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो आयनाइजिंग सॉल्वेंट यानी पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, सारे पोलर कंपाउंड घुल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल वाटर, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब जैसे मैंने अभी बताया, इनका क्या होता है, इनमें ऑटो आयोनाइज होने की टेंडेंसी होती है। जैसे वाटर ऑटो आयोनाइज हो रहा है हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड में, NH3 अमोनियम और एमाइड में, SO2 प्लस और SO3 -2 में। सेकेंड है आपके नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, ये आपके अध्रुवीय होते हैं, नॉन पोलर होते हैं प्रकृति में या नेचर में, और इनका डायपोल मूवमेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है। और क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, आयन इनमें नहीं पाए जाते, इससे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं।
जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं या कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो इन सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं और ये ऑटो आयनाइजेशन की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, एसीटोन है एंड क्लोरोफॉर्म है। अब अपन देखिए यदि लाइन के रूप में मैं आपको बताऊं, सॉल्वेंट आपके दो तरीके से अपन जो ब्रॉडली अपन पढ़ रहे हैं अभी, जो अपना मतलब है दो प्रॉपर्टी पे अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो आयनिक प्रॉपर्टी पे और एसिडिक और बेसिक नेचर पे। एसिडिक और बेसिक नेचर के हिसाब से दो तरीके के होते हैं, प्रोटोनिक और एप्रोटोनिक। प्रोटोनिक फिर आपके तीन तरीके के होते हैं, प्रोटोजेनिक और एसिडिक, प्रोटोफिलिक और बेसिक और एम्फोटेरिक। ठीक है, ए प्रोटोनिक भी आपके दो तरीके के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाईली पोलर। ठीक है, फिर आयनिक प्रॉपर्टी के हिसाब से भी दो तरीके के होते हैं, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, अब अपन इस चैप्टर में हमारी जो स्टडी है वो हम सिर्फ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट के ऊपर ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे सॉल्वेंट जिसमें कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब वो आयनाइज हो जाते हैं और आयनिक रिएक्शन देते हैं, जैसे कि वाटर में देते हैं। नॉन आयनाइजिंग जो सॉल्वेंट है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा पार्ट प्ले करते हैं। तो अपन जो है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन इस चैप्टर में या इस क्लास में अपन सिर्फ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं, इनको अपन किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सब अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टर्म पे, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा कि अपन सिर्फ आयोनाइजिंग पर अपने को और कोई सॉल्वेंट नहीं देख रहे हैं, वो तो अपन ने इंट्रोडक्शन के लिए बता दिया आपको, अपन सिर्फ आयोनाइजिंग सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आयोनाइजिंग सॉल्वेंट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिसके कारण कि ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट प्रूफ हो सकते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय।